और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के क्या साफ संदेश हैं, आइए वो भी आपको एक बार बताते हैं कि भारत को किस तरह से भारत ने एक रणनीतिक बढ़त हासिल की है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिहाज से भी देखें और विश्व में एक वैश्विक समर्थन के लिहाज से देखें, जवाब देने के लिए सिद्धांत से आगे बढ़कर निर्णायक जवाबी कार्रवाई भारत की रही है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक नई लक्ष्मण रेखा भारत ने खींची है और इस लक्ष्मण रेखा के दायरे में कई ऐसे बड़े मसले आते हैं। उधर पाकिस्तान को इसे नजरअंदाज करने की अब दोबारा गलती पाकिस्तान नहीं करेगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक साफ जवाब पाकिस्तान को दिया है। पहली बार आतंकियों और उनके सरपरस्तों के बीच फर्क को नकारा गया, यानी कि पाकिस्तान हमेशा से एक बात कहता था कि किस तरह से स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच के फर्क को खत्म किया। इस फर्क को खत्म किया उस तस्वीर में जिसमें नमाज जनाजा में किस तरह से तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद थे। वो तस्वीरें बहुत साफ इस फर्क को एक तरह से बेनकाब करती हैं। इससे पाकिस्तान के नापाक तत्वों की छूट पर भी लगाम लगी है। उन तत्वों को जिनको हमेशा से एक लीवरेज पाकिस्तान देता रहा है, उसे भी दुनिया के सामने बेनकाब किया भारत ने। पाकिस्तान का एयर डिफेंस बस ताकता ही रह गया जिस तरह से भारत की पूरी कार्रवाई रही है। वहीं 23 मिनट में सटीक और तेज कार्रवाई की पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेनकाब हो गई। भारत की आधुनिक एयर डिफेंस क्षमता का दमदार प्रदर्शन दिखाई दिया और ये प्रदर्शन देखा न सिर्फ पाकिस्तान ने तो उसे झेला, लेकिन दुनिया ने देखा है। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें गिराई हैं। वहीं संघर्ष को बढ़ाए बगैर भारत का सटीक वार रहा है जो कि आतंकवाद के खिलाफ आतंकी ठिकानों तक सीमित रहा। भारत के शुरुआती निशाने पर केवल आतंकी अड्डे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारत ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया। मोस्ट वांटेड सूची में शामिल खतरनाक आतंकियों को मार गिराया। वहीं मोस्ट वांटेड सूची में शामिल खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से कई आतंकी मॉड्यूल्स के प्रमुखों को भी मार गिराया। इसमें हमने देखा डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ बताया गया कि किन इलाकों को एक तरह से निशाना बनाया गया, साथ साथ कौन कौन से आतंकवादियों को पूरी तरीके से खत्म किया गया। 3 घंटों में 11 एयरबेस पर हमला हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना का 20% ढांचा नष्ट किया गया है। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर बमबारी की गई और चकलाला तक पहुंचना भारत का ये बहुत साफ संकेत पाकिस्तान के लिए था। इसमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, 4 एयरमैन सहित 50 से अधिक लोग मारे भी गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से रही है। हालांकि इस कार्रवाई की शुरुआत भारत ने सीधे सीधे आतंकवादी अड्डों को लेकर की थी, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई सैन्य ठिकानों पर तो भारत की जवाबी कार्रवाई भी मुंह तोड़ जवाब रहा। सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर कई हमले किए। ये देश की बढ़ती संयुक्त सैन्य ताकत का प्रमाण था। ये प्रमाण दिखाया न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को भी दिखाया, क्योंकि आतंकवाद को लेकर दुनिया का भी जो रुख था उसको भी एक नई परिभाषा भारत ने अपनी इस कार्रवाई के साथ दी है। दुनिया को दिखाया कि देश की रक्षा के लिए किसी की इजाजत का इंतजार अब नहीं करेगा भारत। अब भारत को किसी के समर्थन या इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये भी दिखाया कि आतंकवाद को सजा दी जाएगी कहीं भी, कभी भी। भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर नैरेटिव को बदला। दुनिया भर से मिला बड़ा समर्थन। वहीं वैश्विक नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष का समर्थन किया है। अब देख रहे हैं 22 तारीख के बाद से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की भर्त्सना हो रही थी, पहली बार दोनों देशों के संबंधों को आतंकवाद की नजर से भी देखा गया। एक लंबा प्रयास भारत का रहा, लंबा संघर्ष भारत ने किया है कि आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करे, आतंकवाद के मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। भारत ने कहा कि कश्मीर का मसला अलग, आतंकवाद का मसला अलग है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत में लगातार आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए भारत अब किसी की इजाजत या किसी का इंतजार नहीं करेगा। इस पूरे विषय पे और बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रभुदयाल साहब पाकिस्तान में भारत के पूर्व काउंसिल जनरल हैं। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अशोक कुमार, सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मेजर जनरल अशोक आप ही के पास आना चाहेंगे, इसलिए भी कि ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से पिछले अगर 3 दिन की कार्रवाइयों को हम देखें, भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, लेकिन
पाकिस्तान जिस अपनी सैन्य शक्ति को लेकर पूरे विश्व में हंगामा और हल्ला मचाता था, उसको भी पूरी तरह से भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेनकाब कर दिया। आपका ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से सही है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1971 के दौरान ही हमने पाकिस्तान को डिसमेट किया था और दो हिस्सों में तोड़ दिया था, जिसमें उसके ईस्ट पाकिस्तान हिस्से को तोड़ करके बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद उसने ये समझ लिया कि कन्वेंशनल वॉर के किसी भी तरीके से वो भारत के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता और इसलिए 1980 के बाद में उसने टेररिज्म के इंस्ट्रूमेंट से भारत पर नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उसको शुरुआती दौर में एक दशक में सफलता भी मिली, जिसमें 1990 में उसने जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति को काफी नुकसान पहुंचाया और वहां के कश्मीरी पंडित्स को वैली छोड़ के जाना पड़ा, अपना घर बार वेल्थ और सब कुछ। और उसके बाद भी जब वहां पे टेररिज्म आर्म फोर्सेस की वजह से कंट्रोल में आई, उसके बावजूद 1999 में उसने कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सैंक्टिटी 1972 के शिमला एग्रीमेंट में तय हुई थी, उसको भी तोड़ करके उसने अटैक किया और हमने उसकी सैंक्टिटी को मानते हुए भी अपनी तरफ से उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। उसके बाद से वो हमेशा एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट होने की वजह से हमेशा ये मानता रहा था कि कभी भी भारत उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, खासकर उसलिए भी क्योंकि भारत की जो न्यूक्लियर क्षमता है उसमें नो फर्स्ट यूज का प्राविधान है। यानी हम बोलते हैं हम पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे और अगर हमारे ऊपर किसी ने किया तो सेकेंड स्ट्राइक हमारी जो होगी वो बहुत भीभत्स और भयानक होगी, जबकि पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है भारत की राष्ट्रीय नीति में। पहला बदलाव हुआ 2016 में उड़ी में जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ था और 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उस दौरान हमने लैंड बेस सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की थी और ये छुप के नहीं की थी, ये पब्लिकली पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को ओन किया था, जो एक मेजर शिफ्ट था नेशनल स्ट्रेटजी में। 2019 में पुलवामा के बाद में हमने ग्राउंड ट्रूप्स के बियॉन्ड जाकर के एयर रिसोर्सेज को यूज किया, बट इन दोनों में मोस्टली हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एलओसी के पास वाले इलाकों को हमने टारगेट किया था। लेकिन अब जब पहलगाम में घटना हुई है 22 अप्रैल को और 7 मई को जो हमारा रिस्पांस है, आप उसका लेवल देखिए, ये अपने आप में अपरिहार्य है, विश्व के लिए एक नमूना है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स ने पहली बार 1971 के बाद में एक संयुक्त अभियान चलाया है और 7 तारीख की सुबह में पीओके के 5 और पाकिस्तान के पंजाब के 4 जगहों पर टारगेट बनाया है। ये टारगेट जो है जो एलओसी या आईबी के क्लोज वाली जगह नहीं है, ये जो जेईएम और एलईटी के मेन हेडक्वार्टर्स हैं बहावलपुर और मुरीद के, उस पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, इंक्लूडिंग जो मेजर बंदे वहां पर हैं टेररिज्म में लगे हुए। हिंदुस्तान तो पहले भी उनको डोजियर सौंपता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके टेररिज्म और वहां का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेजर जनरल अशोक, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी उस रणनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। जहां एक तरफ से डोजियर्स दिए जाते थे, उस पर जवाब नहीं आता था, उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता था, डिनाइल मोड में पाकिस्तान था। आज आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से एक बड़ा जवाब देते हुए, एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन के बाद अब आप आगे की राह क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस बीच ना बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं कि उसने खुद सीज फायर के लिए डीजीएमओ को कॉल करके रिक्वेस्ट किया। सेकेंडली, इंडिया की नाउ ओपन नेशनल पॉलिसी हुई है कि कोई भी आतंकवादी हमला जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब उसमें नंबर्स का गेम नहीं रह गया है। अगर एक सिंगल इंसान भी, भारतीय भी जम्मू एंड कश्मीर में या कहीं पर भी मारा जाता है, तो अगर उससे किसी स्टेट का लिंक रहेगा तो वो स्टेट ऑफ वॉर माना जाएगा और इंडिया अपने सारे फोर्सेस एंड रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब हम एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच रहे हैं और जिस तरह का अभूतपूर्व सफलता हमको मिली हुई है,
विश्व में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर इतने कम समय में 23 मिनट के टाइम में हमने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जी। और बाद में भी जब उन्होंने ड्रोन से अटैक किया तो हमारी जो अटैक थी वो स्पेसिफिक प्रिसाइजन बेस्ड और उनके एयर बेसेस एंड एयर डिफेंस को सबको काट के आगे निकल गए। तो मुझे लगता है कि भारत अब एक डिफरेंट लीग में है और चीन, टर्की और कुछ अन्य देशों की मदद के बावजूद पाकिस्तान एक तो इस युद्ध में कुछ कर नहीं पाया और आगे भी कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। जी। होपफुली वो सही लेसन्स लेगा और अगर अच्छा होगा कि वहां पे जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी है वो सामने आए और मिलिट्री का दबदबा खत्म हो, वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के नीचे चले। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमेरिकन विदेश मंत्री ने बात किया तो हिंदुस्तान में उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से बात किया, जी। लेकिन वहां पर उनसे बात करने की बजाय असीम मुनीर से बात किया। क्योंकि पाकिस्तान में चाहे व्यक्त तौर पे सरकार कोई भी चल रही हो, लेकिन अव्यक्त रूप में सारी सरकार वहां की मिलिट्री चलाती है, जो उस देश के लिए भी एक बहुत बड़ा दुखद संकेत है। जी। होपफुली पाकिस्तान की पब्लिक इस बात को समझेगी और वहां के करंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकेगी और एक बिल्कुल मेजर नए जनरल अशोक, पाकिस्तान मिलिट्री के। एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से संरक्षण देती रही है आतंकवाद को, इसकी भी बहुत साफ तस्वीर प्रभुदयाल जी इस बार हमने देखी। किस तरह से जनाजे में तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद दिखाई दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि भारत को एक लंबा समय लगा, लेकिन आज भारत ने वो एक तरह से स्थान भी हासिल कर लिया है वैश्विक कूटनीति में कि अगर आतंकवाद की कोई घटना होगी तो उसमें भारत सीधे जवाब देगा और इस जवाब में भारत को किसी की सहमति, किसी के समर्थन, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये एक्ट ऑफ वॉर है, भारत इसका खुलकर जवाब देगा। रितु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भारत ने बहुत करारा जवाब दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आइंदा भी वो ऐसा ही जवाब देगा। मेजर जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में वैसे तो एक नाम की डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तविक तौर पर वहां आर्मी की ही जो बात चलती है। पाकिस्तान में जो आर्मी और आईएसआई है, उनको वहां की डीप स्टेट कहा जाता है, क्योंकि डीप स्टेट का मतलब होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर का स्तर उनका होता है, उन्हीं की बात मानी जाती है। और ये जो डीप स्टेट है, आर्मी और आईएसआई, इसकी नस नस में भारत के लिए बहुत नफरत भरी हुई है। और क्योंकि इसमें वो शक्ति नहीं है कि भारत के साथ डायरेक्टली लड़ ले, तो इस वजह से वो एक कोवर्ट वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है टेररिस्ट के जरिए। ये पूरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और भी कई, ये सब आर्मी और आईएसआई ने स्थापित किए हैं और यही उनको फंडिंग देती है, वेपन्स देती है, ट्रेनिंग देती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भारत में भेजती है। तो ये आर्मी की तो ये हरकत ही रही है। लेकिन देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम ये जो पहलगाम में टेरर अटैक हो रहा है उसके जवाब में ये कर रहे हैं। सिर्फ एक लिमिटेड अटैक है टेररिस्ट साइट्स पे। लेकिन हमने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम रिटेलिएशन करेंगे, और वही हुआ। पाकिस्तान ने नासमझी में एस्केलेट किया और फिर उसको इतनी जबरदस्त मार पड़ी है। हालांकि देखिए, वो झूठ मूठ बोलता रहा, कई फेक न्यूज उसने सर्कुलेट किए, फेक वीडियोस वगैरह, कि जैसे उसने इंडिया के टारगेट्स अटैक किए, लेकिन ये सब फेक निकले और वहां की जो जनता है पाकिस्तान की, उसको भी पता चल गया कि किस तरह से उनकी सरकार, उनकी आर्मी जो है हार रही है, एक तरफ करारी मार खा रही है और साथ ही साथ झूठ खबरें फैला रही है। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान की असेंबली में एक वहां के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि ये तो गीदड़ है, मतलब डरपोक है, कुछ कर नहीं पा रहा है वगैरह। तो वो देख रहे थे कि वास्तव में पाकिस्तान जो है वो मार खाता जा रहा था। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, चकलाला तक भारत का पहुंचना
पाकिस्तान के नागरिकों के लिए भी एक संकेत था कि किस तरह से वो अपनी सैन्य ताकतों और तमाम जो आतंकवादी संगठन है उनको अगर उनकी हुक्मरान अगर संरक्षण दे रही है तो उसके क्या क्या खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है प्रभुदयाल जी, हमने देखा किस तरह से आतंकवादी रऊफ की एक तरह से ताकत बढ़ाते हुए उसकी पीठ के साथ साथ पीछे पूरी सैन्य अधिकारी तमाम अपनी वर्दियों में, सैन्य वर्दियों में खड़े दिखाई दिए हैं। ऐसे में पिछले 3 दिन की इस तनाव, इस कार्रवाई के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अमेरिका और चीन के तमाम जो स्टेटमेंट आए, क्या आपको लगता है कि वो तमाम देश जो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का समर्थन, मीडिएशन करते रहे हैं अभी तक, उनके लिए भी अब सोचने का क्षण आ गया है, यानी कि एक नई लक्ष्मण रेखा भारत ने खींच दी है कि या तो आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं। जहां सैन्य ताकतें आतंकवादियों को संरक्षण देंगी, उस देश के साथ किस तरह से डिप्लोमेसी और रणनीतिक बातचीत हो सकती है? देखिए, डिप्लोमेसी में हर देश ये देखता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या है। अब चीन ये समझता आया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ। चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से उभरे और चीन की टक्कर ले सके। चीन चाहता है कि भारत की इकोनॉमी को दबा के रखा जाए और उस पर जिस तरह से भी दबाव बने वो अच्छा है, और वो पाकिस्तान को इसके लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, पाकिस्तान को लोन देता है, इसी वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अब चीन की नीति में और नियत में बदलाव होना मुमकिन नहीं है। हमको इस बात को हमेशा अपने निगाह में रखना पड़ेगा। अब जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका जो है वो उसने जब उसकी जरूरत पड़ी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पहले सोवियत के खिलाफ कई साल तक जो लड़ाई चली उसमें पाकिस्तान का, हमेशा पाकिस्तान का वो ये सोच के चलता है अमेरिका कि इसको हम कभी न कभी हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान के टेररिज्म से जो रिश्ते हैं वो अमेरिका को पूरी तरह मालूम है, क्योंकि ये तो बात कि सबको मालूम है कि उसामा बिन लादेन को 5 साल तक पाकिस्तान में शरण दे के रखा गया और मारा भी वही गया। अमेरिका को अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, अमेरिका को किसी तरह के सबूत की जरूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में जिस तरह से मारा गया और आतंकवाद को जिस तरह से फलता फूलता पाकिस्तान पाल रहा है वो भी उसको पता है। लेकिन क्या इस दौरान, इस 3 दिन के दौरान अमेरिका ने जब कश्मीर का नाम लिया तो भी भारत ने बहुत साफ कर दिया कि इस पे किसी तरह का कोई मसला नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, बात होगी तो अब पीओजे पे होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को तो करारा जवाब दिया ही, और दूसरे देशों को, अमेरिका को ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए आपका हमारे जो ये पाकिस्तान के साथ मसला है इसमें कोई आपका रोल नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और जो बाकी एक प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि पीओजे को भारत को वापस दिया जाए। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं पाकिस्तान के, हमको पीओजे को वापस लेना है। अब देखिए, क्या ये पाकिस्तान से जो आतंकवाद पैदा होता है ये खत्म हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान की तो नस नस में आतंकवाद भरा है, तो हमको हमेशा तैयार रहना होगा कि अब वो किस तरह की हरकत करेगा और हमको फिर जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो फेल्ड नेशन है, उसके पास इकोनॉमी जो उसकी वो बिल्कुल खराब हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल है। जो सबसे बड़ी पार्टी उसके लीडर इमरान खान को उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। वहां पर पॉलिटिकल इतने डिफरेंसेस हैं कि लग रहा है बिल्कुल वो कंट्री टूट रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज चल रही हैं। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, सरकार के सामने बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद आतंकवाद को लेकर सेना, सरकार और आतंकवादी संगठनों का जो गठजोड़ है वो इस 3 दिन के दौरान और साफ दिखाई दिया है, जब वो तस्वीरें सामने आ गई कि किस तरह से सेना आतंकवादियों को पूरा संरक्षण देती है, पालती पोसती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी, आपका भी, मेजर जनरल आपका भी। और हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ स्तर की वार्ता जारी है। ऐसे में अब से और थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, 2:30 बजे के बाद भारत के डीजीएमओ